अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मोस्ट अवेटेड लेक्चर लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के हवाले से, क्योंकि ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आज हम काफ़ी डिटेल में विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, एग्जाम्पल्स एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ स्टडी करेंगे। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी मोनोसैकेराइड्स के साथ। मोनो, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है वन, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक यूनिट से मिलके बने हैं वो क्या कहलाएंगे, वो मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। सैकेराइड के बारे में भी ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि ये ग्रीक वर्ड सैकरून से निकला है, जिसका मतलब है शुगर। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहा जाता है और एक यूनिट से मिलके ये बन रही हैं, तो इसको हम मोनोसैकेराइड कहेंगे। एक यूनिट से मिलके बन रही है, इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट शुगर्स होंगी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि दीज आर सिंपल शुगर्स। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स के हवाले से। मोनोसैकेराइड्स के 3 मेन फीचर्स हैं, जिसमें इसका टेस्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी एंड देन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जी हम बात करते हैं इसके टेस्ट के हवाले से। मोनोसैकेराइड्स जायके के एतबार से बहुत ही मीठी होती है। इसकी मिसाल आप शहद यानी कि हनी से ले सकते हैं। हनी बहुत मीठा होता है और इसकी वजह इसमें मौजूद मोनोसैकेराइड है जो कि फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज जायके में बहुत ही स्वीट होती है, इसलिए दे आर स्वीट इन टेस्ट। उसके बाद जी हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के हवाले से। ये पानी में बड़ी ही आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। यही वजह है कि अगर कोई पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही हो तो उसको फ़ौरन पानी में ग्लूकोज डिसॉल्व करके पिलाया जाता है, या ऐसी ड्रिप्स लगाई जाती हैं जिनमें ग्लूकोज हो। इससे उसको फ़ौरन रेडिली अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल जाती है और वो अपने आप को कुछ हद तक तंदुरुस्त व तवाना महसूस करने लग जाता है। थर्ड फीचर है हमारे पास इसकी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होना। जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। इसके अलावा ये कुछ दीगर लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलिसिस के ज़रिए यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हुए ब्रेक डाउन करके दोबारा से उनको जो सब यूनिट्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स उसमें डिवाइड किया जा सकता है। अब चूंकि हम मोनोसैकेराइड के बारे में देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, जिसका मतलब है कि ये पहले से ही स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है और फर्दर हाइड्रोलिसिस या पानी को इस्तेमाल करते हुए इनको मज़ीद किसी भी सिंपल शुगर्स में तकसीम नहीं किया जा सकता। इसकी कॉम्पोजिशन के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे कि हमने अभी इसकी केमिकल डेफिनेशन में देखा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, तो वो शुगर जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम एल्डो शुगर्स कहेंगे। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल ग्लिसरैल्डिहाइड किया जाती है, जैसे कि आपको यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर नजर आ रहा है। ये बेसिकली एक एल्डो शुगर या ग्लिसरैल्डिहाइड है। ये हमें किस तरह से पता चला कि ये एल्डो शुगर है या ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद है, यानी कि आर ग्रुप मौजूद है। लिहाजा ये एक एल्डो शुगर है या ग्लिसरैल्डिहाइड है।
इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मौजूद हैं और ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है। उसके बाद जी हम बात करते हैं शुगर्स जिनके साथ कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। ऐसे शुगर्स को हम कीटो शुगर कहेंगे। इसकी मिसाल हमारे पास डायहाइड्रोक्सी एसीटोन की है। यहाँ पे आपको इस पिक्चर में डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये बेसिकली 3 कार्बन पे मुश्तमिल होता है, 1 2 3। पहली कार्बन पे आपको एक अल्काइल ग्रुप नजर आ रहा है और कार्बन नंबर 3 पर भी आपको एक अल्काइल ग्रुप नजर आ रहा है। इसके अलावा कार्बन नंबर 2 यहाँ पे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल मॉलिक्यूल, जिसके दोनों तरफ R लगा हुआ है, यानी कि अल्काइल ग्रुप मौजूद है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर है और ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही मिलके बना है, इसलिए ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है और इसको हम कीटो शुगर्स कहेंगे। ये डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं जी मोनोसेकेराइड की टाइप्स के हवाले से। कुदरती तौर पे पाए जाने वाली मोनोसेकेराइड के अंदर कार्बन एटम की तादाद 3 से लेकर के 7 तक के दरमियान हो सकती है। 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को हम ट्राइओज कहेंगे। 4 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को हम टेट्रोज कहेंगे। इसी तरह 5 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को पेंटोज, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज एंड 7 कार्बन जिस मोनोसेकेराइड के अंदर मौजूद होंगे उसको हम हेप्टोज कहेंगे। ट्राई का मतलब 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6 एंड हेप्टा का मतलब 7 होता है। अगर हम मोनोसेकेराइड्स के जनरल फार्मूला की बात करें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, CH2O ब्रैकेट्स में N। अब ये N नंबर इन्हीं 3 से लेकर के 7 तक के दरमियान कोई भी होल नंबर हो सकता है। सबसे पहले जी हम मिसाल देखते हैं 3 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड यानी कि ट्राइओजेस की या ट्राइओज शुगर्स की। इसमें अभी हमने इसकी केमिकल डेफिनेशन में, मोनोसेकेराइड्स की केमिकल डेफिनेशन में बात की थी एल्डो एंड कीटो शुगर्स के हवाले से। तो ग्लिसरल्डिहाइड एंड एसीटोन जो कि एक एल्डो एंड कीटो शुगर है और ये रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की एक इंटरमीडिएट स्टेज भी है। ये बेसिकली हमारे पास ट्राइओजेस या 3 कार्बन एटम्स वाली शुगर्स की या मोनोसेकेराइड्स की एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करते हैं टेट्रोजेस की, यानी कि 4 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड। टेट्रोजेस नेचर में अगर हम इनके अक्रंस की बात करें तो ये काफ़ी रेयर है। हाँ, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिनके अंदर ये मौजूद होती हैं। उसके बाद हम जी बात करते हैं पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस, यानी कि 5 एंड 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड्स की। नेचुरली ये सबसे ज़्यादा अबंडेंटली फाउंड है, यानी कि सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर एक्चुअली पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस। खास तौर पे अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज एक हेक्सोज मोनोसेकेराइड या हेक्सोज शुगर है। क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए इसको एल्डो शुगर्स भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको इस पिक्चर में एक हेक्सोज यानी कि ग्लूकोज की पिक्चर दिखाई दे रही है और ये एक राइबोज जो कि एक पेंटोज मोनोसेकेराइड है उसकी एग्जाम्पल दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम कार्बन्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कार्बन मौजूद हैं, इसीलिए इसको पेंटोज भी कहा जाता है। राइबोज पेंटोज शुगर्स की एग्जाम्पल है। ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6 कार्बन यानी कि ये एक हेक्सोज शुगर की मिसाल है। स्टूडेंट्स, मोनोसेकेराइड की एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि जब भी ये सॉल्यूशन में होते हैं तो ये रिंग बना लेते हैं। रिंग बनाने की इसी खासियत को रिंग फॉर्मेशन कहा जाता है।
आइए इसकी मिसाल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक पेंटोस और एक हेक्सोज शुगर लेते हैं। पेंटोस मोनोसेकेराइड यानी कि इसमें 5 कार्बन्स होंगे एंड हेक्सोज मोनोसेकेराइड इसमें 6 कार्बन्स होंगे। पेंटोस की अभी अभी हमने एग्जांपल देखा कि राइबोस है एंड हेक्सोज की एग्जांपल ग्लूकोज है। राइबोस क्योंकि इसमें 5 कार्बन्स हैं तो ये एक 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाएगा और ये 5 कोनों वाला रिंग राइबोफुरानोज कहलाता है। और ये है जी इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा राइबोफुरानोज का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन से हम क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी की सुइयां चलती हैं उस तरफ कार्बन्स को गिनना स्टार्ट करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। एक तरफ इसके हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयन आएगा एंड देन लास्ट वन पे हमारे साथ इसका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। तो ये एक 5 कार्बन्स वाला यानी कि 5 कॉर्नर्ड रिंग है जिसको हम राइबोफुरानोज कहेंगे। आपने इस टर्म को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। दूसरी टर्म हमारे पास आती है जी ग्लूकोपाइरानोज की। ग्लूकोपाइरानोज को हमने याद रखना है, अच्छा ये ग्लूकोज से है तो ग्लूकोपाइरानोज है, ठीक है। ये राइबोज से था तो राइबोफुरानोज था। हेक्सोज 6 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है जिसकी मिसाल ग्लूकोज है क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन होने की वजह से ये एक 6 कॉर्नर्ड यानी कि 6 कोनों वाला रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा विद इन अ सॉल्यूशन और इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोपाइरानोज। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको एक ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज गिनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसका रिंग स्ट्रक्चर भी स्टडी कर सकते हैं और सॉल्यूशन के अंदर जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो रिंग्स बना लेते हैं जिसमें हमारे पास आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन वाइज या ऑब्जेक्टिव वाइज ये टर्म्स पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा। राइबोस की 5 कॉर्नर रिंग राइबोफुरानोज क्लॉकवाइज ऑक्सीजन से और हेक्सोज यानी ग्लूकोज की 6 कॉर्नर्ड रिंग ग्लूकोपाइरानोज अगेन ऑक्सीजन से क्लॉकवाइज हम गिनेंगे। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये तमाम सब्ज पौधों में ज़ियाई तालीफ के अमल के नतीजे में कुदरती तौर पे पैदा होता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि ज़ियाई तालीफ को अगर हम एलैबोरेट करें तो एनवायरनमेंट से यानी कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और सॉइल से यानी कि ज़मीन से पानी, इन दोनों से मिला के सूरज से आने वाली सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन और पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स बतौर बाय प्रोडक्ट्स भी पैदा होते हैं। अब इस अमल में हम देख रहे हैं कि लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है यानी कि फोटो, और क्योंकि यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस बोलेंगे। इसीलिए ग्लूकोज बनने के इस अमल को फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, और ये केमिकल एनर्जी ही बेसिकली ग्लूकोज के अंदर स्टोर होती है। अगर हम 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस की बात करें यानी कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कितनी सोलर एनर्जी हमें चाहिए होगी, 717.6 यानी कि 717.6 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी इसको मेजर करने का यूनिट है।
717.6 किलो कैलोरीज सोलर एनर्जी की इस प्रोसेस में यूज होगी। अब ये सोलर एनर्जी कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे स्टोर हो रही है, ये मौजूद वहीं पे है, सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। यानी कि अब ये लाइट एनर्जी से चेंज हो करके केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो गई है। अब यही एनर्जी ऑक्सीडेशन के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल होगी। सोर्स अगर हम देखें ग्लूकोज का, तो इन अ फ्री स्टेट जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। खास तौर पे ग्रेप्स यानी कि अंगूर, फिग्स यानी कि इंजीर, और डेट्स यानी कि खजूर। तो इन तीनों में ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। इसके अलावा हमने देखा कि एक 6 कॉर्नर्ड रिंग भी बना रहा है, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले ही स्टडी किया था, हेक्सोपाइरानोस। बॉडी के अंदर अगर हम इसके नॉर्मल लेवल की बात करें, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 0.8% होता है, यानी कि 80 अब अगर ये लेवल एबनॉर्मल हो जाए तो हमें शुगर या ज़ायबिटिस और जिसे डायबिटीज़ कहते हैं उसकी बीमारी हो सकती है। हमारे खून के अंदर ये 0.08% ग्लूकोज का इसकी जो परसेंटेज है ये किस तरह से मेंटेन रहती है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एंडोक्राइन हार्मोन्स की मदद से। इन हार्मोन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये है इंसुलिन, और इसके अलावा इसको हेल्प करता है ग्लूकागोन। बेसिक इसमें इंसुलिन है जो कि ब्लड में मौजूद शुगर की जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब भी करेगा एंड रीएब्जॉर्ब भी करेगा। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज के बारे में आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।